नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण एनसीईआरटी आरबीएसई बुक का विश्लेषण करेंगे। जो अध्याय 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आने वाले हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तो अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो हर प्रश्न बनते हैं इस बुक से। अध्याय 1 भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण का माध्यम रहा। यानी संप्रेषण दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत। मानव जाति यानी मानव है, जाहिर सी बात है, मानव है तो बोलेंगे। दो व्यक्तियों के बीच में, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो संप्रेषण होगा वो क्या है दोस्तों? वो है भाषा। क्या है? भाषा। मनुष्य समाज की इकाई होता है। मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्य से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, जो भावना, जो संदेश, जो सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। वह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो, भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव का विचार एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं दोस्तों। चाहे संकेतिक हो या चाहे मौखिक, चाहे संकेतिक हो चाहे व्यक्तिगत व्यवस्थित शब्दों, भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव विचार जान पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिसमें हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। भाषा से ही जान पाते हैं। यदि भाषा ही नहीं होगी तो भाषा के बिना कैसे जान पाएंगे? संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषाएं। संसार में बहुत सारी भाषाएं। भारत अनेक भाषाभाषी देश है। भारत अनेक भाषाभाषी देश है। भारत क्या है? अनेक भाषाभाषी देश है। तथा अनेक बोलियों और भाषाओं से ही मिलकर भारत राष्ट्र बना है। अनेक बोलियों और भाषाओं से ही मिलकर भारत राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। संस्कृत क्या है? हमारे सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा या राजकारी भाषा है। पूछ ले अभी जो वर्तमान में हमारी राजभाषा कौन सी है दोस्तों? ध्यान रखना, वर्तमान में हमारी राजभाषा हिंदी है। कौन सी है दोस्तों? हिंदी है। ध्यान रखना, कौन सी है? हिंदी है दोस्तों। ध्यान रखना, कौन सी है? हिंदी है। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। हमारी राजभाषा हिंदी है। पूछ ले राजकार्य में जो ही संस्था, जो राजकार्य, जो भी कार्य होगा उसमें कौन सी भाषा बोली जाएंगी? हिंदी। भाषा के दोस्तों दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो प्रकार है। एक तो पहला होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। मौखिक भाषा आपस में बातचीत या भाषणों या उद्बोधन के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है तथा लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यदि भी भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों, मनुष्य के व्यवहार, चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक से नहीं रहती है, अपितु उसमें दूसरी बोलियां भाषाओं से, संपर्क भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली ने
अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोली, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं का के शब्द भंडार के मिश्रण ने किया है, किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द का प्रयोग के आधार पर व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गई। भाषा स्थायी नहीं होती। भाषा भाषा कभी स्थायी नहीं होती। भाषा स्थायी नहीं होती है, उसमें दूसरी भाषा के संपर्क से ही अन्य से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। भाषा में ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषा बनती है। इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषा बनती है। इसी कारण संस्कृत, पाली, इसी कारण संस्कृत संस्कृत इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि क्रम से ही आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। पूछ ले हिंदी भाषा की जननी कौन कौन है दोस्तों? संस्कृत के बाद में उद्भव हुआ पाली का, और पाली के बाद में प्राकृत का, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश का, और फिर अपभ्रंश के बाद में आज जो हम हिंदी भाषा बोलते हैं, इस हिंदी भाषा का उद्भव हुआ जो वर्तमान बोली जाती है। और हिंदी भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं दोस्तों। जो वर्तमान में हिंदी भाषा बोली जाती है, धीरे धीरे इसमें भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। देखो, पहले संस्कृत बोली जाती थी, फिर धीरे धीरे पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर क्रम से आज हिंदी बोली जाती है। और हिंदी में राजस्थानी है, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। अगला, भाषा के भेद। भाषा के भेद भाषा के भेद जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो किस भाषा का प्रयोग करते हैं दोस्तों? मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। हम जब आपस में बातचीत करते हैं मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। जब हम बोलते हैं जो मुख से बात की जाती है उसको मौखिक भाषा कहते हैं। जो हम लिखते हैं उसको लिखित भाषा कहते हैं। भाषा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। जो अपने विचार है, उसका संग्रह भी हम लिखित भाषा के रूप में करते हैं दोस्तों। बोलते सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। इससे प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से मौखिक भाषा सीखी जाती। जबकि लिखित भाषा की वर्तनी उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। लिखित भाषा को उच्चारण प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है दोस्तों, लेकिन मौखिक भाषा को जन्म के बाद जब वो समाज और परिवार में संपर्क और परस्पर जो बातचीत करता है, धीरे धीरे छोटा बच्चा जो उसको कोई सिखाई थोड़ी जाती है कि ले बेटा बोल ऐसे ऐसे। वो जन्म से जो समाज में जो बोलचाल है वही उसे धीरे धीरे सीख जाता है। और लिखित के लिए उसको सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनि के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है दोस्तों। भाषा और बोली भाषा एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। यानी छोटे क्षेत्र में जो
बोले जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बोली। जैसे राजस्थान के मारवाड़ अंचल में जो मारवाड़ी बोली बोली जाती है उसको बोली कहते हैं, जो स्थानीय रूप में बोली जाती है छोटे क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में या छोटे क्षेत्र में, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। कहा गया है कि कोश कोश पर पानी बदले 5 कोश पर वाणी, हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती है तथा जिसका व्याकरण नहीं होता है, शब्दकोश में भी नहीं होता है, जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे पूरे भारत राष्ट्र में हिंदी भाषा बोली जाती है। ये एक भाषा है, बल्कि ये एक राजस्थानी, ये एक मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, ये कोई भाषा नहीं है, ये एक बोली है। ये क्या है दोस्तों? बोली है। किसी बोली का संरक्षण अन्य कारणों से यदि क्षेत्र में विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। हिंदी की बोलियां, हिंदी की बोलियां, हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकास रूप नहीं है, बल्कि जिसमें अन्य बोलियां भी समाहित हैं, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार है। पूर्वी हिंदी, यानी कि जो हिंदी है ना, हिंदी केवल खड़ी बोली का विकास रूप नहीं है, इसके अंदर 5 और खड़ी बोली भी शामिल है। जो नंबर 1 है पूर्वी हिंदी, जो नंबर 1 है पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बंगाली तथा छत्तीसगढ़ी शामिल है। ये इनकी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी, जो पश्चिम में बोली जाती है। खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, जिसको हरियाणवी कहते हैं, बुंदेली तथा कनौजी शामिल है। बिहारी, जो कि बिहार क्षेत्र में बोली जाती है प्रमुख। मैगई, मैथिली तथा भोजपुरी, ये बिहार साइड बोली जाती है। राजस्थानी, राजस्थानी, राजस्थानी की प्रमुख बोलियां मैगई, नहीं सॉरी, राजस्थान की प्रमुख बोलियां मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, ये राजस्थान की बोलियां हैं। कुछ मालवी, कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को भी राजस्थान की अलग बोलियां मानते हैं। कुछ विद्वान ढूंढाड़ी, मालवी और वागड़ी को भी अलग बोलियां मानते हैं राजस्थान की, पर मुख्य तौर पर राजस्थान के 4 बोलियां हैं: मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती। मारवाड़ी जो राजस्थान के पश्चिम भाग में बोले जाते हैं, मेवाड़ी जो कि दक्षिण, मेवाती पूर्वी और हाड़ौती दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। पहाड़ी, जो कि पहाड़ी की गेड़ वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं। इन बोलियों के मेल से ही बनी हिंदी ही 14 सितंबर, हिंदी ही 14 सितंबर, ध्यान रखना विशेष तौर से दोस्तों, ये एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग ये प्रश्न पूछा गया है। पूछता है कि हिंदी भाषा को राजभाषा कब स्वीकार किया गया है। हिंदी भाषा को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को किया गया। कब किया गया है? 14 सितंबर 1949 को किया गया है दोस्तों, ध्यान रखना। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर, और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और पूछ ले, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं दोस्तों। और 21 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं, इसलिए 21 फरवरी को राजस्थान में राजस्थानी
भाषा दिवस मनाते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप लिखने और बोलने संबंधित नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है हिंदी व्याकरण। यानी कि हिंदी भाषा को शुद्ध लिखने, शुद्ध बोलने, नियमों की जानकारी देने वाला एक शास्त्र है हिंदी व्याकरण। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों। किसी किसी भाषा को किसी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को जानना आवश्यक है। यदि आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो फिर वो भाषा जान नहीं पाओगे आप दोस्तों। जैसे आपको व्याकरण हिंदी व्याकरण भाषा को जानना है तो हिंदी व्याकरण पढ़नी होगी। हिंदी भाषा को जानना है तो हिंदी व्याकरण पढ़नी होगी और हिंदी व्याकरण को बहुत गहराई से देखनी होगी। हिंदी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना आवश्यक है। हिंदी की विभिन्न ध्वनियाँ, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके तथा उसके तथा उसके विभिन्न घटकों प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। यानी आपको हिंदी भाषा के ज्ञान करना है तो पहले आपको हिंदी व्याकरण जानना होगा। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सभी घटकों और प्रकारों का वर्णन करना होगा, फिर आप हिंदी भाषा जान पाओगे। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभाजित किया गया। यानी मुख्य तौर पर हिंदी व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी। नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। जो हम जिस चिन्हों में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जो हमारी जैसे अंग्रेजी की लिपि रोमन है, हिंदी की लिपि देवनागरी है। अब अंग्रेजी की लिपि कैसी है दोस्तों? अंग्रेजी की लिपि है इस प्रकार ए बी सी डी। इसी प्रकार हिंदी में के खे गे ये चिन्ह है, ये लेखन चिन्ह है। ये क्या है? चिन्ह है। इसको लिपि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लिपि। ये एक देवनागरी लिपि है। ये क्या है? देवनागरी। ये एक रोमन लिपि है और पंजाबियों की लिपि गुरुमुखी है और उर्दू की लिपि फारसी। पूछ ले हिंदी का उद्भव फारसी भाषा से हुआ। हिंदी शब्द का उद्भव फारसी भाषा से हुआ। अर्थात किसी भी भाषा को मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? लिपि। मैंने ये बात पहले बता चुका हूँ कि जो भी हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार ये एक चिन्ह है, एक क्या है? चिन्ह है। ये एक रोमन लिपि का उदाहरण। इसी प्रकार ये के भी एक चिन्ह है। के भी एक क्या है? चिन्ह है। ये देवनागरी लिपि का चिन्ह है। एक लिपि है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी की। यानी संस्कृत की भी, हिंदी भी, मराठी, कोंकणी, नेपाली इन सभी भाषाओं की लिपि कौन सी है दोस्तों?
इन सभी भाषाओं की लिपि कौन सी है दोस्तों? इन सभी भाषाओं की लिपि देवनागरिक। कौन सी है? देवनागरी लिपि। कौन सी है? देवनागरिक। 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 ध्यान रखना दोस्तों। इसी प्रकार अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरमुखी, उर्दू की लिपि फारसी है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया, जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है। देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप ये इस प्रकार है। ये एक मानक रूप है जो कि इस प्रकार है। ये देवनागरी लिपि का मानक रूप, जैसे ए को इस प्रकार लिखा गया है, आ को, ई को, ई को, ऊ को, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर है। 2, 4, 6, 8, 10 और 11। ये 11 क्या है? 11 चिन्ह है, जो कि देवनागरी लिपि के चिन्ह है, वर्ण है। मात्रा ए की कोई मात्रा नहीं है, और ये मात्रा के आधार पर स्वर पूछ ले तो 10 होते हैं दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितने होते हैं? 10। ध्यान रखना दोस्तों। अनुस्वार एक होता है, जैसे अंश, अंदेशा, संपदा, हंस, और अनुनासिक, चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु। ये अंग और ए दोस्तों, अंग ए जो बोलते हो ना, अंग ए, ये दोस्तों स्वर नहीं है, ये इसके अंदर अनुस्वार है, और ये विसर्ग है। ये तो है अनुस्वार, ये क्या है? अनुस्वार। और ये क्या है? विसर्ग। ये क्या है? विसर्ग है दोस्त, ध्यान रखना। ये क्या है? विसर्ग है। ये तो है विसर्ग, और ये क्या है? अनुस्वार। ध्यान रखना दोस्तों। और चंद्रबिंदु, ये चंद्रबिंदु ऐसा दोस्त, ध्यान रखना। और ये विसर्ग, यहाँ लिखा भी है, ये विसर्ग है। जैसे अध, विसर्ग, गति, दुख के बीच में, मन स्थिति, मनोस्थिति, इसी प्रकार होता है। ये तो है स्वर। ये सारे क्या है दोस्तों? स्वर। मात्रा के आधार पर पूछ ले तो 10 स्वर है, और कुल स्वर पूछ ले तो 11 स्वर है। अंग ए, अंग और ए ये स्वर नहीं होते हैं। अंग अनुस्वार होता है, अंग ए विसर्ग होता है। ध्यान रखना दोस्तों। इसी प्रकार आगे और पढ़ते हैं व्यंजन। क्या? व्यंजन। व्यंजन के, खे, 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 ड़े, चे, छे, छे, ड़े, ये, टे, ठे, डे, ढे, टेणे, ते, थे, दे, धेने, पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, से है। संयुक्त व्यंजन। ये कुल कितने हैं दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। कुल कितने हैं? 35। 35 व्यंजन। 35 कैसे? मूल 33 है, और 33 में दो जोड़े हैं, टे, ठे, डे, ढे और ढे। इसका ध्यान रखना। एक तो ये डे और एक ये डे। ये देखो, ये टे है, ये ठे, ये डे, ये ढे और ये णे। फिर ये दो है ना, दोनों को ध्यान रखना दोस्तों। दोनों की क्या करना आपको? ध्यान रखना है दोस्त, विशेष तौर से इन दोनों को। इसी प्रकार ये 33 व्यंजन होते हैं। कुल व्यंजनों की बात किया तो 35 व्यंजन। ये अक्षय त्रय के और श्री है ना, ये संयुक्त व्यंजन है। अक्षय त्रय के और श्रेय, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है।
और ध्यान रखना दोस्तों, हर व्यंजन के अंतर्गत स्वर जुड़े होते हैं। जैसे ये के है ना, इसके अंदर के के अंदर स्वर है। ये के नहीं तो फिर व्यंजन स्वरों को किसी की सहायता नहीं होती। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की जरूरत होती है। ये के अधूरा है, और जब के पूरा बोलेंगे हम, जैसे बोल के पता लगा लो के पीछे ए बोला जाता है, प्लस ए जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार ये के का निर्माण होता है। इसी प्रकार ये के का निर्माण होता है। गृहीत स्वर, अंग्रेजी भाषा में गृहीत स्वर, ये जो चंद्र बिंदु जैसे डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज, फारसी में गृहीत ध्वनियाँ, इसी प्रकार दोस्तों। अगला है दोस्तों, पुनः याद रखने योग्य बात, जो कि हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपनी अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से कहते हैं, ये बात राइट, यानी याद रखने योग्य बात है दोस्तों, मोस्ट है। भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक जो बोल, और लिखित जो लिख के। मौखिक भाषा को लिखने के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट है, यानी जो सीमित क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? बोली या उपभाषा। हिंदी की 1822 बोलियां 5 वर्गों में विभाजित की गई हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने, शब्द जानकारी देने वाला शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। आगे कुछ प्रश्न है दोस्तों। ये निम्नलिखित में से राजस्थान की बोली नहीं है? मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, मेवाती है, अवधी नहीं है दोस्तों। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? उसको उपभाषा कहते हैं दोस्तों। और निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? संस्कृत की है, हिंदी की है, नेपाली की है, पंजाबी की नहीं है। पंजाबी की गुरुमुखी है दोस्तों, ध्यान रखना, गुरुमुखी। और खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकलती हैं? ये निकलती हैं पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी से। इसी प्रकार दोस्तों, ये अपनी क्लास पूरी हुई है। मैं आशा करता हूँ क्लास को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। हम इसी प्रकार हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12 किताब का अच्छी तरीके से विश्लेषण करेंगे, और हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार मैं आपके साथ, धन्यवाद और नमस्कार।